सभी साथियों का फिर से स्वागत है। तो साथियों, आप सभी का स्वागत है रावत क्लासेस में, जिसमें आपके प्रीवियस क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। अभी एएलपी की वैकेंसी आई हुई है आरआरबी की, जिसमें आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। एएलपी में जितने भी आपके क्वेश्चन पेपर पूछे गए और कंप्लीट सिलेबस और क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन। देखिए, क्वेश्चन पेपर है 15, 25, 11th मंथ 2024 में पूछा गया ये क्वेश्चन पेपर है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर बिटवीन 30 एंड 50। 30 और 50 के बीच जितने भी प्राइम नंबर है उनका एवरेज बताना है। तो सबसे पहले लिखेंगे इनके बीच के प्राइम नंबर। ठीक है, सबसे पहला प्राइम नंबर होगा 31, फिर इसके बाद प्राइम नंबर हो जाएगा 37, फिर इसके बाद प्राइम नंबर हो जाएगा 41, फिर इसके बाद प्राइम नंबर हो जाएगा कितना 43, फिर इसके बाद प्राइम नंबर हो जाएगा 47। अब इनका एवरेज बताना है। तो एवरेज क्या होता है? एवरेज होता है सम ऑफ ऑल नंबर, यानी आपको जो भी नंबर्स दिए हैं उनको प्लस करना है। सम ऑफ ऑल नंबर, इनको प्लस करेंगे और डिवाइड बाय टोटल नंबर्स, यानी इनको काउंट करके 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर है, 5 से कर देंगे डिवाइड। अब इनको प्लस करेंगे तो देखिए, प्लस करेंगे तो ये 7 3 10, ये कितना होगा 7 और 3 10, ये 17, 17 और 2 19, ये हो जाएगा 4 4 और ये 7 और 4 कितना हो गया 11, 11 और ये कितना हो गया 15, 15 और 4 19, तो ये हो गया डिवाइड बाय 5। अब इसका 5 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 5 5 3 जा 15, 4 आएगा, 5 9 जा 45 पॉइंट कितना हो जाएगा 8, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा, एवरेज कितना हो जाएगा 39.8। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन डी। तो सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ आपको 30 से 50 के बीच प्राइम नंबर बताने थे। प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका डिवाइड अपने टेबल से जाए, जैसे 31 हो गया, फिर इसके बाद क्या आएगा 37, फिर 41, 43, 47, इन सबको प्लस करके जितने भी नंबर है उनसे डिवाइड कर देना। तो आंसर कितना हो गया 39.8। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, इफ 4 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 एंड थीटा इज एन एक्यूट एंगल, यानी 90 से छोटा एंगल है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। इन क्वेश्चनों को दो तरह से किया जा सकता है। देखिए, यहाँ से पहले sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4, इस 4 को ले जाएंगे डिवाइड में, अब स्क्वायर का लगाएंगे स्क्वायर रूट, स्क्वायर हटेगा तो यहाँ आ जाएगा स्क्वायर रूट 1/4, तो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। अब आपको ये देखना है 1/2 साइन में कितने एंगल की वैल्यू है, तो ये हो जाएगा साइन थीटा 30 की वैल्यू होती है साइन 30 डिग्री, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा तो एंगल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 डिग्री। तो यहाँ से एंगल पता चल गया कितने डिग्री का हो गया 30 डिग्री का। क्वेश्चन में पूछा था cos स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर, एंगल की वैल्यू पुट कर देंगे 30 प्लस tan स्क्वायर 30, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, तो ये हो जाएगा √3/2, और इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। देखिए, √3 का स्क्वायर करेंगे 3 और 2 का स्क्वायर करेंगे 4, दोनों नंबर्स का स्क्वायर होगा। यहाँ पर प्लस के 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाता है। किसी भी नंबर पे अगर स्क्वायर रूट है और उसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट कट जाएगा, वो नंबर बिना स्क्वायर रूट के आ जाएगा। यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा 12, 3 से डिवाइड ये हो जाएगा 3 3 जाना है, 3 से डिवाइड देंगे 4 टाइम, इनको प्लस करेंगे तो ये जाएगा 13/12। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया ऑप्शन ए। तो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन था, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। इसे आप दो तरह से कर सकते हैं, एक आप परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस उससे साइड से कर सकते हैं, और एक आप इस तरह से कर सकते हैं एंगल से। यहाँ पे एंगल की वैल्यू हो गई, देखिए यहाँ पे साइन 4 को डिवाइड में ले गए, स्क्वायर का रूट लगा दिया, साइन थीटा इक्वल टू 1/2। साइन में 1/2 कितने की वैल्यू, एंगल की वैल्यू होती है 30 डिग्री की, एंगल की वैल्यू आ गई 30 डिग्री, इसमें 30 डिग्री पुट कर दिया तो आंसर कितना आ गया ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, देखिए द वैल्यू ऑफ एम, एम का मान बताओ इन पी अपॉन क्यू की पावर है 2m+2 इक्वल टू है क्यू अपॉन पी की पावर है 9 - m। तो यहाँ पे आपको सिंपल सा एक फॉर्मूला यूज करना है। अगर e की पावर m है और e की पावर n है, देखिए इक्वल में कभी भी ऐसा हो तो बेस, इसे बोला a को बोला जाता है बेस और m को बोला जाता है पावर। तो अगर बेस सेम है तो पावर को पावर के इक्वल में रख देते हैं, जैसे m इक्वल टू हो जाएगा n। अगर बेस सेम है तो यहाँ पहले आपको बेस सेम करना पड़ेगा। देखिए p अपॉन क्यू की पावर हो गई 2m+2। अब यहाँ पर क्या दिया है q अपॉन p, तो इसे रिवर्स कर देंगे, यानी p अपॉन क्यू करके लिखेंगे p अपॉन क्यू। जब ऐसा करेंगे तो जो पावर होगी वो नेगेटिव में हो जाएगी, यानी पावर किस में हो जाएगी, माइनस में। अब ये बेस सेम हो गया, बेस सेम हो जाएगा तो पावर को पावर के क्या रख देंगे, इक्वल। तो 2m+2 इक्वल टू हो जाएगा माइनस के 9m, 9 - m। तो ये हो जाएगा 2m+2, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस और माइनस माइनस प्लस, m को एक साइड ले आएंगे तो 2m इधर आके m हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा माइनस का 9, ये 2 इधर जाके माइनस का हो जाएगा। 2m में से m जाएगा तो m बचेगा इक्वल टू, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 11। तो m की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के 11। तो यहाँ पर आपको सिंपल सा ये फॉर्मूला यूज करना था, अगर बेस सेम है तो पावर को इक्वल रख देते हैं। यहाँ पर p/q था और यहाँ q/p था, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसे p/q करेंगे तो इसकी जो पावर होगी वो पावर नेगेटिव में हो जाएगी, सिंपल। और फिर ये बेस सेम हो गया, पावर को पावर के इक्वल रख दिया, आंसर कितना आ गया, -11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन सोल्ड एन आर्टिकल फॉर 247.5 रुपीज देयर बाय गेनिंग 12.5 सॉरी द कॉस्ट ऑफ आर्टिकल। क्वेश्चन में बोला है कि एक सेलिंग प्राइस दे रखी है आर्टिकल की 247.5 रुपीज और गेन दे रखा है 12.5%। 12.5% का मतलब होता है 1/8, ये हो गया गेन। तो यहाँ से सबसे पहले देखिए कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई, जो डिवाइड में दे रखा होता है 8, ये हो गई कॉस्ट प्राइस। गेन हो रहा है तो इसमें ये 1 का गेन हो रहा है, जो ऊपर होता है वो गेन है। 8 में 1 ऐड करेंगे तो सेलिंग प्राइस कितनी आ जाएगी, 9, यानी ये हो गया रेशियो। कॉस्ट प्राइस हो गई 8 और सेलिंग प्राइस कितनी हो गई, 9। और 9 की वैल्यू आपको रुपीज में कितनी दे रखी है, 247, ये भी सेलिंग प्राइस है और ये भी सेलिंग प्राइस है, ये रेशियो में, ये रुपीज में। और कॉस्ट प्राइस पूछी है तो जिसकी वैल्यू पूछी होती है, देखिए 9 की वैल्यू दी है तो 9 से तो कर देंगे डिवाइड, और जिसकी वैल्यू पूछी है उससे कर देंगे मल्टीप्लाई। 9 से इसमें डिवाइड करेंगे तो देखिए 9 2 जा 18, 9 7 जा 63.9 5 जा 45, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2200, यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगी आपकी 220। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको सेलिंग प्राइस दे रखी थी 247 और परसेंटेज गेन दे रखा, परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज कर लिया। फ्रैक्शन जब भी आप करते हैं तो जो डिवाइड में डिनोमिनेटर में होगा वो कॉस्ट प्राइस होती है, इसमें ये प्लस कर देंगे तो ये 9 सेलिंग प्राइस होगी। प्लस क्यों किया, क्योंकि गेन हो रहा था, अगर लॉस होता तो माइनस कर देते तो सेलिंग प्राइस हो जाती 7। अब 9 रेशियो की वैल्यू रुपीज में ये दे रखी है, 8 की पूछी है तो 9 की वैल्यू दी है तो 9 से तो कर देंगे डिवाइड, 8 से कर देंगे मल्टीप्लाई। आंसर आ गया ऑप्शन ए। देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, द सम ऑफ 3 consecutive मल्टीपल ऑफ 8 इज 24। फाइंड द लार्जेस्ट वन। क्वेश्चन में बोला गया है कि 3 consecutive मल्टीपल ऑफ 8, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है मल्टीपल किसी भी नंबर का कहता है तो फर्स्ट नंबर आपको मानना है, फर्स्ट नंबर है A10, सेकंड नंबर हो जाएगा A10, इसमें से -8 करना है, और नेक्स्ट क्या करना है A10 + 8, एक बार 8, सबसे पहले आपको कोई भी कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल कहता है तो 8n उस नंबर के साथ n लगाना है, फिर उसी नंबर में से 8 माइनस करना है, फिर उसी में प्लस करना है। ये हो गए 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 8, इनका सम यानी 8n + 8n - 8 + 8n + 8, इनका सम दे रखा है 24।
अब 8 से 8 कैंसिल हो गया, इनको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 24n, ये हो गया 24, 24, 24 से इसमें डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 101, यानी n की वैल्यू हो गई 101। क्वेश्चन में पूछा था फाइंड लार्जेस्ट वन, लार्जेस्ट क्या है 8n प्लस 8, तो यहाँ पर n की वैल्यू रख देंगे 101 प्लस 8, ये हो जाएगा 800, 8 प्लस 8 और इनको प्लस करेंगे तो 816, तो ये हो गया लार्जेस्ट वन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी। तो कभी भी आपको 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल कहता है तो उस नंबर के साथ n लगाना है, फिर उसमें एक बार ऐड करना है 8n में ही, फिर एक बार माइनस करना है। ये होते हैं 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल किसी भी नंबर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टैक्स ऑन कमोडिटी इज रिड्यूस बाय 20%, यानी कि कोई कमेटी है उसने टैक्स रिड्यूस कर दिया 20% एंड इट कंजप्शन इज इंक्रीज बाय 15%, और जो खपत कंजप्शन वो इंक्रीज हो गया 15%। व्हाट इज द इफेक्ट ऑन टैक्स, तो यहाँ पर देखिए पहले 20% रिड्यूस हुआ और फिर 15% इंक्रीज हुआ, तो यहाँ पर यूज करेंगे सक्सेसिव। सक्सेसिव फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100, ये सक्सेसिव फॉर्मूला है। अब देखिए जो रिड्यूस हो रहा है उसे माइनस में लेंगे तो पहले की जगह आ जाएगा माइनस, और ये इंक्रीज हो रहा है तो ये प्लस में रहेगा, यहाँ प्लस। देखिए x क्या था, रिड्यूस हो रहा था तो माइनस के 20 प्लस y इंक्रीज हो रहा था तो प्लस के 15 अपॉन 100। देखिए इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस का कितना बचेगा 5 प्लस माइनस माइनस 20 से इसे कैंसिल करेंगे तो 5 टाइम, और 5 से 15 को कैंसिल करेंगे 3 टाइम, तो ये आंसर आएगा -8%। -8% का मतलब माइनस क्या बता रहा है, डिक्रीमेंट यानी डिक्रीज, यानी 8% डिक्रीज हो गया। टैक्स कितना रिड्यूस हो गया 8%। तो ऐसा कुछ कभी भी आपको 2%, 3% दिए हो तो आपको वहां पर सक्सेसिव यूज करना है। सक्सेसिव का ये फॉर्मूला होता है, देखिए पहला परसेंट रिड्यूस हो रहा था तो माइनस में लेना और दूसरा इंक्रीज हो रहा था तो प्लस में। अगर दोनों इंक्रीज हो रहे होते तो प्लस में आता, दोनों रिड्यूस हो रहे हो तो दोनों माइनस में आते। तो सक्सेसिव सबसे सीधी और सिंपल होता है। देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 40% एंड 60% ऑन अ डील आर इक्विवेलेंट टू अ सिंगल डिस्काउंट। आपको 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए, उसका एक सिंगल डिस्काउंट पूछा है, तो इसमें आपको यूज करना है सक्सेसिव। फर्स्ट डिस्काउंट सेकंड डिस्काउंट प्लस फर्स्ट इनटू मल्टीप्लाई सेकंड डिवाइड में 100। ये वाला कभी भी आपको 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दियो, एक सक्सेसिव डिस्काउंट पूछा हो तो सिंपल ये फॉर्मूला यूज करना है। माइनस का मतलब है डिस्काउंट, फर्स्ट डिस्काउंट सेकंड डिस्काउंट प्लस एक्स इंटू वाई। अब ये हो जाएगा माइनस का 40 माइनस का 60 प्लस 40 इंटू 60 डिवाइड में 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, इनको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 100। 6 4 जा 24, इनका मल्टीप्लाई करेंगे और इसे माइनस करेंगे 100 में से 24 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 76%। तो इसका 2 सक्सेसिव डिस्काउंट का एक सक्सेसिव डिस्काउंट कितना हो गया 76%। माइनस माइनस का आएगा, माइनस यहाँ पे सिर्फ ये बता रहा है डिस्काउंट, तो आंसर क्या होगा ऑप्शन डी। कभी भी आपको ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो इसमें आप सक्सेसिव फॉर्मूला यूज करें। वैसे इसे रेशियो से भी किया जा सकता है पर रेशियो थोड़ा लेंथी पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है सिंप्लीफाई, आपको इसमें सिंप्लीफाई करना है तो यहाँ पर a माइनस बी और a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करना है। देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a की जगह कितना है 2z इंटू बी की जगह कितना है 5y। सेम यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो प्लस 2a की जगह कितना है यहाँ पर 5z इंटू बी की जगह कितना है 2y माइनस के 25 जेड स्क्वायर। देखिए ये माइनस के 2z और 5y, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो 2 2 जा 4 जेड स्क्वायर, 5 5 जा 25 बाई स्क्वायर, 2 2 जा 4
20/z, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे 25z², 2 2 4/2, ये देखिए 2 5 10 और 10 का 20/z माइनस के 25z²। सिंपल, कुछ नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला आना चाहिए। देखिए 20/z से 20/z कैंसिल, 25 जैसे 25 कैंसिल। अब यहाँ पे आंसर कितना हो गया, देखिए ये हो गया 4z² प्लस के 25/² प्लस के 4, देखिए ये y² है, ये भी y² है, तो ये कितना हो जाएगा 25 और 4 29/²। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 4z² प्लस के 29/²। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन सी। तो a प्लस बी और a माइनस बी का होल स्क्वायर था। फॉर्मूले याद होंगे तो कर सकते हैं, फॉर्मूले याद होगी, याद नहीं है तो नहीं कर पाएंगे। देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, फाइंड द एलसीएम ऑफ 84, 105 और 140। इनका एलसीएम निकालना है। तो एक तो होता है स्कूली तरीका, आप इस तरह से करते हो, सभी नंबर्स के लिखते हैं, ये होता है स्कूली तरीका। अगर आपको स्कूली तरीके से करना है तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन और वैसे करना है तो किन्हीं दो नंबर्स को लेना है आपको। ऐसे तो देखिए 84 और 140 इनको ले लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम आएगा 140, क्योंकि ये भी 14 के टेबल में आता है, ये भी 14 के टेबल में आता है। अब बचा क्या 105। आपको हमेशा दो नंबर्स का पेयर लेना है, जैसे कि हमने यहाँ पर 84 140 दो नंबर्स लिए। अब इन दोनों का एलसीएम हो गया 140। अब बचा क्या 105, तो 105 भी यहाँ पर लिख लेंगे। अब यहाँ से देखिए क्या करना है, इसमें से कॉमन लेना है। यहाँ से कॉमन लेंगे तो कॉमन कितना आ जाएगा, देखिए अगर कॉमन लेंगे 7 कॉमन लेते हैं तो 7 2 जा, और ये हो जाएगा 7 बन जा 7, 7 5 जा 35। और भी कॉमन आता है तो और भी कॉमन ले लिए, 5 कॉमन लेंगे यहाँ से, तो यहाँ बचेगा 4 और यहाँ बचेगा 3। अब क्या करना है, लास्ट में क्या बचा 4 और 3, इसका मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, या तो इसका इधर कर दिए या इसका इधर कर दिए, किसी एक का मल्टीप्लाई कर देना है। तो 3 का 14 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 42, यानी 420। तो इसका एलसीएम कितना हो गया 420। सिंपल सा है, कुछ नहीं करना, दो दो नंबर्स को लेते जाइए, उनमें से कॉमन लेते जाइए, लास्ट में जब प्राइम नंबर्स बचेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना। जैसे 84 140, इनका तो एलसीएम आएगा 140, बचा ही है, इसके साथ लिख लिया। अब इसमें से पहले कॉमन लिया 7 लेने पे ये बचा, फिर 5 कॉमन ले लिया तो 4 3 बचा। अब 3 का इधर मल्टीप्लाई कर लो या 4 का इसमें कर लो, सेम आंसर आएगा। तो इसका एलसीएम कितना होगा 420। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 4। 4 से कौन सी संख्या डिवाइड होगी। तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल ये होता है, अगर आपको कोई, देखिए 4 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2। 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, लास्ट की जो लास्ट की डिजिट होगी वो 2 से डिवाइड होनी चाहिए। 2 की पावर 2 है, यानी कि इसका मतलब लास्ट की 2 डिजिट। तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है, अगर कोई भी नंबर दिया है आपको और उसके लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड होंगे तो वो कंप्लीट नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। देखिए 54 अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ रिमाइंडर बचेगा, ये डिवाइड नहीं होगा। 24 4 6 जा 24, तो ये नंबर डिवाइड होगा। सिंपल क्वेश्चन होते हैं। 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, लास्ट की डिजिट डिवाइड होगी तो वो नंबर भी डिवाइड होगा। 4 का लास्ट की 2 डिजिट, 8 का लास्ट की 3 डिजिट, 16 का लास्ट की 4 डिजिट, यानी 2 की जितनी पावर बढ़ती जाएगी उतनी लास्ट की डिजिट डिवाइड होनी चाहिए बस। तो इसका आंसर क्या हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, अ डाइवर रोइंग एट अ स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। यानी आपको एक बोट है, उसकी स्पीड दे रखी है। तो बोट कभी भी स्पीड, बोट और स्पीड का क्वेश्चन, बोट और स्ट्रीम का क्वेश्चन आता है तो बोट की स्पीड को यू मान लेते हैं, जो कि आपको 3 किलोमीटर पर आवर दी है। इन अ स्टिल वाटर टेक अ डबल टाइम टू गोइंग 50 किलोमीटर अप स्ट्रीम कंपेयर टू गोइंग 50 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि वो टाइम डबल ले रही है अप स्ट्रीम में, किसके डाउन स्ट्रीम का। डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम है जो, डाउन स्ट्रीम का डबल टाइम ले रही है 50 किलोमीटर आने में और जाने में। अब यहाँ आपको क्या नहीं दिया है, पानी यानी कि स्पीड ऑफ स्टिल वाटर, वाटर की स्पीड नहीं दी है, तो वाटर की स्पीड कुछ भी मान लीजिए। तो यहाँ पर देखिए अप स्ट्रीम दिया है
और डाउन स्ट्रीम। आपको याद रखना है अप स्ट्रीम में दोनों की स्पीड माइनस हो जाती है। स्पीड ऑफ बोट जो कि आपको 3 किलोमीटर दी है, और स्पीड ऑफ स्टिल वाटर इजिकल टू स्पीड डाउन स्ट्रीम में दोनों स्पीड क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। तो ये हो गया स्पीड ऑफ बोट आपको 3 दी है और वाटर की स्पीड दी नहीं है, ये हो गया 3 + b। अब यहाँ पर आपको कंडीशन दे रखी है, जो अप स्ट्रीम का टाइम है वो 2 टाइम्स है डाउन स्ट्रीम का 50 किलोमीटर में। तो देखिए टाइम इजकल टू क्या होता है, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इजकल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है, 50 किलोमीटर। अब स्ट्रीम की स्पीड कितनी है, 3 - b, 2 मल्टीप्लाई डिस्टेंस तो 50 किलोमीटर है डाउन स्ट्रीम में भी, और डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी है, 3 + b। ठीक है, 50 से 50 कैंसिल हो गया। अब इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 3 + b इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 × 3b। तो ये हो जाएगा 3 + b, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 3 = 6, ये 2b। बी वाले एक साइड ले आएंगे तो ये 2b + b, 3 को इधर ले जाएंगे, 6 - 3, तो ये हो जाएगा 3b, और ये 3 इससे कैंसिल हो गया। तो जो स्टिल वाटर था उसकी स्पीड कितनी आ गई, 1 किलोमीटर पर आवर, और जो नाव थी उसकी स्पीड कितनी थी, 3 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन में पूछा था डाउन स्ट्रीम बताओ, डाउन स्ट्रीम क्या होता है, b + u, ये तो 1 + 3, तो ये कितना हो गया, 4 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो गया क्वेश्चन का आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको ये समझना था। जो जो ड्राइवर है यानी कि बोट था उसकी स्पीड दे रखी थी, और डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम था वो 2 टाइम्स था डाउन स्ट्रीम के टाइम का। तो यहाँ पे अप स्ट्रीम में दोनों की स्पीड माइनस हो जाती है, स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, और डाउन स्ट्रीम में प्लस हो जाती है, आपको याद रखना। तो यहाँ पर टाइम की कंडीशन लिखी, ये टाइम इक्वल टू हो रहा है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये अप स्ट्रीम है तो 50/3 - 2 इंटू ये डाउन स्ट्रीम 50/3 + b। यहाँ से b की वैल्यू आ गई, यानी कि स्टिल वाटर था उसकी स्पीड आ गई। डाउन स्ट्रीम पूछा था तो b + u, आंसर कितना होगा, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, साइड ऑफ रेक्टेंगल आर इन द रेशियो। आपको रेक्टेंगल की साइड का रेशियो दे रखा है, उसका पेरीमीटर देखा है। तो ये पेरीमीटर होता है रेक्टेंगल का 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, जो कि आपको ये लेंथ है और ये विड्थ है, और कभी और इसका पेरीमीटर कितना दे रखा है, 90। और कभी भी आपको रेशियो में दे रखे हो साइड, तो उसके साथ आपको एक वेरिएबल लगाना है सेम, 8x और 10x, एक्स वाई जेड कुछ भी, दोनों के साथ वेरिएबल जिसे बोलते हैं निर्देशांक, क्योंकि रेशियो में प्रॉपर साइड नहीं होती। इनको प्लस करेंगे 18 और 18 का, देखिए 19 से ये कैंसिल कर देंगे 45 टाइम, ये कितना हो जाएगा 18, 18x = 45। क्वेश्चन में पूछा है एरिया, तो पहले यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो 45/18। अब इसे कैंसिल कर लेंगे, देखिए 3 से कैंसिल कर लेंगे तो 3 बन जाते, 3 5 जा 15, 3 से कैंसिल कर देंगे, 3 6 जा 18, फिर कैंसिल कर लेंगे 3 से, तो ये हो जाएगा 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, एक्स की वैल्यू हो गई 5/2। अब क्वेश्चन में पूछा है एरिया, तो एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, और लेंथ कितनी दे रखी है 8x, और ब्रेथ दे रखी है 10x। यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर देंगे, तो 8 × 5/2, 10 × 5/2, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8। देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे ये 25 हो जाएगा, और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो 500, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 500। तो कभी भी आपको साइड दे रखी हो अनुपात यानी रेशियो में, तो उनके साथ वेरिएबल लगाना, पहले उस वेरिएबल की वैल्यू निकालनी। तो एरिया पूछा था, एरिया 8x × 10x, यहाँ पर वेरिएबल की वैल्यू पुट कर दी, और देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 बार कैंसिल हो गया, 2 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, और 10 का 100 से करेंगे, 10 से करेंगे 100, और 100 का 5 से करेंगे 500, तो एरिया कितना होगा 500। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, फाइंड द नंबर ऑफ ब्रिक्स
ईंटों की संख्या बताओ। ईच मेजर, एक ईंट है जो ईंट उसके लेंथ दिया 24, ब्रेथ दिया 12 सेंटीमीटर और हाइट दिया 8 सेंटीमीटर। रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट अ वॉल 24 मीटर लॉन्ग, 8 मीटर हाई और 60 मीटर थिक। इन ईंट से और एक वॉल दीवार बनाई जानी है जिस दीवार की लंबाई इतनी होनी चाहिए, हाइट इतनी होनी चाहिए और ब्रेथ इतनी होनी चाहिए। इफ 10% ऑफ वॉल इज फिल्ड विद ए मोर्टर, मतलब 10% उसमें 10% क्या हो जाएगा, उसमें सीमेंट वगैरह हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करना है, देखिए कभी भी आपको नंबर्स निकालने हो तो नंबर ऑफ ब्रिक्स, उसके लिए आपको क्या करना है, कभी भी नंबर्स निकालो तो बड़े वाले वॉल्यूम में छोटे वाले वॉल्यूम से डिवाइड कर देना है। बड़ा वाला वॉल्यूम क्या है, जो दीवार बनाई जा रही है, देखिए 24 मीटर है, ये 8 मीटर है और ये 60 सेंटीमीटर है। देखिए हाइट दी है सेंटीमीटर में और ये मीटर में दिए हैं, तो इनको भी किस में करेंगे, सेंटीमीटर में। तो 24 को सेंटीमीटर में करेंगे तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई 8 को सेंटीमीटर में करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये 60 सेंटीमीटर पहले से ही है, इसमें डिवाइड कर देंगे जो एक ब्रिक है उसकी लेंथ ब्रेथ हाइट से, क्योंकि एक ब्रिक से दूसरी ब्रिक तीसरी ब्रिक ऐसे ही तो बॉल बनाई जाएगी। तो बॉल जो कंप्लीट तैयार होगी वो 24 मीटर लॉन्ग होगी, 8 मीटर हाइट होगी उसकी और 60 मीटर थिक होगी यानी चौड़ाई। और ईंट जो एक ईंट है यानी ब्रिक, तो उसकी लेंथ दी है 24 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर ये ब्रेथ हो गई और हाइट हो गई 8 सेंटीमीटर। तो बड़े वाले वॉल्यूम में छोटे वाले वॉल्यूम से डिवाइड कर देना है कभी भी आपको किसी के नंबर्स पूछे हों। बड़ा वाला वॉल्यूम क्या था, ईंटों से जो दीवार बनाई जाती जिसकी लेंथ ब्रेथ हाइट दी थी, और ये एक ब्रिक थी जिसकी लेंथ ब्रेथ हाइट। अब उसमें बोला है इफ 10% ऑफ द वॉल इफ फिल्ड विद ए मोटल। अब 10% उसमें सीमेंट वगैरह है तो 90% क्या चीज होगी उसमें, ब्रिक्स। तो पूछ के यहाँ, और यहाँ पर क्या पूछ रहा है, ब्रिक्स। तो आपको 10% नहीं निकालना, मोस्टली स्टूडेंट इसका 10% निकाल देते हैं, क्योंकि 10% तो यहाँ पर क्या हो गया, सीमेंट वगैरह हो गया। अब बचा क्या, 10 में से 100 माइनस कर दे, 10 में 100 में से 10 माइनस कर देंगे तो 90% ब्रिक्स है उसमें ईंट, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 90% से, परसेंट का नीचे 100 आ जाएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 24 से 24 कैंसिल और 100 से 100 कैंसिल, 8 से इसे कैंसिल करेंगे 100 टाइम और 12 से 60 को कैंसिल करेंगे 5 टाइम, 9 5 जा 45, 2 0 ये हो गए और 1 0 ये हो गए। तो यहाँ पर कितनी ब्रिक्स चाहिए, 45,000। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है किसी के नंबर्स पूछे हो, बड़े वाले वॉल्यूम में छोटे वाले वॉल्यूम से डिवाइड कर देना है। और यहाँ पर आपको याद रखना है यूनिट सेम होनी चाहिए, जैसे यहाँ मीटर मीटर वहाँ सेंटीमीटर था तो सभी को सेंटीमीटर में कर दिया, क्योंकि एक ब्रिक्स के जो यूनिट दी थी वो सभी सेंटीमीटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ अ सर्टेन रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट इन 12 ईयर। कोई पैसा है एक से दोगुना हो जाता है 12 ईयर में, यानी 12 साल में। फिर वो होता है व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली हाउ मेनी ईयर विल वी बिकम 8 टाइम इटसेल्फ। एक से और 8 गुना होने पर कितना टाइम लगेगा, ये टाइम पूछा है। तो कभी भी आपसे टाइम पूछा हो तो यहाँ आपको लास्ट में देखना है। देखिए 2 की पावर 1 है और इसे क्या लिख सकते हैं, 8 को 2 की पावर 3। तो जो इसकी पावर आएगी 3 उसका इस टाइम से मल्टीप्लाई कर देना सिंपल, 12 इंटू 3 तो हो गया 36 ईयर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन ए। बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है। क्या करना है आपको, जो भी देखिए 1 से 2 टाइम्स हो रहा है 12 साल में 12 ईयर में, तो 1 से 8 टाइम्स कितने में होगा, तो ये 2 की पावर कितना आ गया 3, इस पावर का इससे मल्टीप्लाई कर देंगे ईयर से, तो ये हो जाएगा आंसर। तो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं कंपाउंड के। तो आंसर हो गया ऑप्शन ए। देखिए जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है ट्रेन का, और ट्रेन के क्वेश्चन जो कोई भी एग्जाम देंगे उसमें एक ट्रेन का क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। सिंपल आपको ट्रेन का फॉर्मूला याद रखना है। देखिए जैसे क्वेश्चन दिया है, 2 ट्रेन ईच 250 मीटर इन लेंथ आर रनिंग ऑन पैरेलल लाइन। 2 ट्रेन है, एक ट्रेन इधर जा रही है एक ट्रेन इधर जा रही है, पैरेलली अपोजिट टू ईच अदर।
और एक की स्पीड दी है 90 किलोमीटर पर आवर और एक की स्पीड दी है 60 किलोमीटर पर आवर, और इनकी जो लेंथ है इसकी भी 250 मीटर है और ये भी 250 मीटर है। तो हाउ मेनी सेकंड विल दे क्रॉस ईच अदर कंप्लीटली। तो ट्रेन किसी को क्रॉस करे, एक ट्रेन किसी पुल को क्रॉस करे, किसी ब्रिज को क्रॉस करे, किसी इलेक्ट्रिक पोल को क्रॉस करे, तो वहां पे सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है, स्पीड ऑफ ट्रेन फर्स्ट, स्पीड ऑफ ट्रेन सेकंड, यानी जिस चीज को क्रॉस कर रही है, इक्वल टू टोटल लेंथ, पहली स्पीड की लेंथ मतलब पहली ट्रेन की लेंथ और प्लस दूसरी ट्रेन अपॉन टोटल टाइम। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट ट्रेन की स्पीड है 90 और सेकंड की है 60, पर यहाँ पर किलोमीटर पर आवर में दी है, और देखिए लेंथ किस में दी है, मीटर में। तो इस किलोमीटर पर आवर को मीटर में, मीटर पर सेकंड में करना है। उसके लिए आपको क्या करना है, जो भी नंबर दिया है उसमें 5/18 का मल्टीप्लाई कर देना है। ये हो गया 250 फर्स्ट ट्रेन की लेंथ और दूसरी ट्रेन की लेंथ। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, इनको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 150, ये हो गया 5, ये हो गया 18 इजिकल टू, इसे करेंगे 500 अपॉन टी। अब देखिए 5 से सिंपल कैंसिल कर देंगे 100 टाइम, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, 3 से कैंसिल कर देंगे 3 5 जा 15 और 3 2 जा 3 6 जा 18, 5 से इस 10 को कैंसिल कर देंगे 2 टाइम, 6 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो t इक्वल टू आ जाएगा 6 2 जा 12 सेकेंड। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन डी। सिंपल सा फॉर्मूला होता है, एक ट्रेन पहली ट्रेन अगर किसी दूसरी ट्रेन को क्रॉस कर रही है, पोल को क्रॉस कर रही है, उसकी स्पीड इक्वल टू दोनों की लेंथ, जैसे कि फर्स्ट ट्रेन की लेंथ या सेकंड ट्रेन की लेंथ प्लस में या इलेक्ट्रिक पोल वगैरह वगैरह जो भी है, अपॉन टाइम, दोनों की स्पीड ऐड करी, ये किलोमीटर पर आवर में थी तो इसमें मल्टीप्लाई करके 5/18 का, जिससे मीटर पर सेकंड में होगी डायरेक्ट, दोनों की लेंथ सेम है तो प्लस कर दिया, तो यहाँ से टाइम की वैल्यू कितनी आ गई 12 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 25% वर्किंग 15 आवर्स अ डे कैन कंप्लीट 5 यूनिट ऑफ वर्क इन 8 डेज। देखिए यहाँ पर सिंपल सा फॉर्मूला यूज करना है, पहले कंडीशन के मैन टाइम डेज अपॉन उन्होंने जितना वर्क किया, फिर सेकंड कंडीशन के मैन टाइम सेकंड डेज और सेकंड वर्क, ये फॉर्मूला होता है। 25 पीपल है तो पहली कंडीशन के मैन 15 आवर, एक दिन में 15 आवर वर्क कर रहे हैं और कितना यूनिट वर्क कर रहे हैं 5, तो वर्क आ जाएगा नीचे 5 यूनिट, और डेज कितने लग रहे हैं 8 इक्वल टू हाउ मेनी डेज, तो कितने डेज विल रिक्वायर्ड बाय द 12%, दूसरी कंडीशन में दिया है 12%, 10 यूनिट वर्क है तो वर्क आ जाएगा डिवाइड में, और कितने आवर्स काम कर रहे हैं 20 आवर्स एक दिन में, और यहाँ पे डेज पूछे हैं दूसरे। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, देखिए 0 से 0 कैंसिल, 5 से 25 कैंसिल हो गया 5 टाइम, अब यहाँ पे कैंसिल करेंगे, देखिए 2 से 8 को कैंसिल करेंगे 4 टाइम, और इस 4 से 12 को कैंसिल करेंगे 3 टाइम, फिर इस 3 से 15 को कैंसिल करेंगे तो 5 टाइम, तो यहाँ पे बचा D2 इजिकल टू, देखिए ये 5 और ये 5 दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 5 जा 25 डेज, तो इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन बी। तो सिंपल सा ये फॉर्मूला होता है जो कि आपको याद रखना है, ट्रेन के क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और ये हर एग्जाम में ज़्यादातर रहती है।